आएगा। अरे अब ये देखो, अरे देखो सरकार क्या बोल रही। अरे जो ये पुलिस वाले फिट होंगे, जिनकी तोंद बाहर नहीं निकली होगी, उनको प्रमोशन में फायदा मिलेगा। अरे जो ये कमर का कमरा हुआ है ना, वो तो साला इस जन्म में अंदर नहीं जाने वाला। इंस्पेक्टर पावक ने चाय का कप अपनी मूंछों से हटाते हुए अपनी बाहर निकली तोंद के सिंहासन पर रखते हुए कहा। अरे सर, अगर आप पहले ही ध्यान रखते, दौड़ लगाते ना, तो अभी ये नौबत नहीं आती सर। ऐसा ही अनल ने चुटकी लेते हुए कहा। अरे बाबू साहब, ये 14 घंटे की ड्यूटी बजाने के बाद जब घर जाइएगा तो सोइएगा ही ना, या फिर बनिएगा मिल्खा सिंह। नहीं तो। इंस्पेक्टर साहब ने जवाबी फायर करते हुए कहा। इस हंसी ठट्टे से एक टेबल दूर चोरी चकारी के कागजातों को जमाते हुए ज्वाला इन सबको अनसुना कर रही थी। मुझे लगता है कि उसे ऐसा डर होगा शायद कि हंस देने से उसके अंदर की आग बाहर निकलकर ठंडी ना पड़ जाए। ज्वाला को अभी भी वो दिन याद है जब वो सर्द सुबह में अपनी तैयारी के लिए दौड़ लगाया करती। वो गांव के वो समझदार बड़े बूढ़े लोग सड़क किनारे अलाव सेकते कहा करते थे, अरे औरत की जात को ऐसे दौड़ना शोभा देता है क्या? ये कोई सही बात है क्या? देखो कितना टाइट पजामा पहन रखा है, टांगे साफ साफ नजर आ रही है, दम को लक्षण बेहया कहेगी, हाँ नहीं तो। और इन बातों के साझा में आनन फानन में वो अपने जरूरी अंगों को खुजा लेते थे। घर परिवार और समाज की अड़चनों का जंगल उसके चारों ओर और घना होता जा रहा था। रोशनी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बस उस समय उसके भाई ने उसका साथ दिया। अरे जो कहते हैं कहने दे, तू एक बार अफसर बन जा, फिर जो ये गालियां है ना, यही सब तालियों में बदल जाएगी। ज्वाला के भाई की कही ऐसी कई बातें ज्वाला के जुनून की आग में घी का काम किया करती थी, और उस आग से ये अड़चनों का जंगल खाक हो चुका था। ये कोई 2 महीने पुरानी बात ही होगी जब ज्वाला ऐसा ही पद की शपथ ले रही थी, तो दिमाग में बस यही बात थी, अभी और आगे जाना है और अब किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देना। चाय के गिलास की खनखनाहट से ज्वाला का ध्यान टूटा। चाय की टपरी पर काम करने वाला नरेश सारे गिलास उठा अपने पिछले महीने के बकाया पैसे ले सलाम ठोक वहां से चला गया। पुलिस स्टेशन से सड़क पार कर बनी टपरी के पानी भरे बर्तनों में नरेश ने झूठे गिलास डाल दिए और टपरी के करता धरता प्रजापति को पैसे थमा दिए और काम करते करते गाने सुनने के लिए रेडियो के कान मरोड़ दिए। गई आग दिल में रहा। नरेश के गुनगुनाने को दबाते हुए एक भयानक शोर उसकी ओर बढ़ रहा था। इस शोर को देखने को नरेश जैसे ही ऊपर उठा कि देखते ही देखते उसकी आंखें बड़ी होती गई, चेहरा पीला पड़ गया और पैर बर्फ से जम गए। वो तो भला हो प्रजापति का कि उसने ऐन मौके पर नरेश का हाथ पकड़ उसे आग से बचाते हुए वहां से दूर ले गया, और देखते ही देखते उस भयानक आग ने उस टपरी को निगल लिया। इस हड़बड़ शोर को सुन इंस्पेक्टर साहब और अनिल बाहर की ओर दौड़ पड़े, और ज्वाला भी अपनी जगह पर खड़ी हो अलर्ट हो चुकी। अनिल एक धधकती आग को अपनी ओर आता देख पा रहा था, जो अपने हाथों में लाठी सरिया पत्थर पेट्रोल मशाले और नफरत लिए थे। एक भी पल को ना गवाते हुए सब मुस्तैदी से अपने अपने काम में लग गए। इंस्पेक्टर साहब ने बैरिकेड और बैरिकेड के पीछे पुरानी जब्त हुए वाहन गाड़ियां लगवा दी। अनिल ने हथियारों जैसे टीयर गैस राइफल बैटन्स और शील्ड्स सब में बंटवा दी और सबको अपनी पोजीशन पे लगा दी। और ज्वाला ने पुलिस हेडक्वार्टर फोन कर बैकअप मंगवाने को कह दिया, और हेडक्वार्टर से जवाब मिला कि बैकअप आने में अभी 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। तो भारतपुरी पुलिस थाने को इस आग को
10 से 15 मिनट तक रोके रखना था। अरे मार 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 मार, अरे पत्थर छोड़ बे, पेट्रोल दे मार। आज बताते हैं इन हरामखोरों को, आज बताते हैं इन हरामखोरों को। हम पर मजाक किया था वो तो ठीक था, अब हमारे पैगंबर पर मजाक करेंगे, हमारे धर्म पर मजाक करेंगे। अब इन हरामजादों को बताते हैं कि आग क्या होती है। वो बेकाबू धधकती आग तोड़फोड़ करती ये बातें किए जा रही थी। ये ले ये ले ये ले, ये ले, बोतल बम है, सीधा गाड़ी पे दे मार, फिर देखना मजा आएगा। ये बोल जावेद ने पेट्रोल से भरी एक बोतल आतिश के हाथ दे दी। आतिश के सीने से धधकती नफरत को ले वो बोतल जैसे ही गाड़ी पर गिरी तो वो भी इंसानी गुस्से से फट पड़ी, और उस तेज धमाके के साथ उस बनाने वाले का नाम हर भाषा में इन इंसानी राक्षसों के मुंह से फूट पड़ा। कांस्टेबलों के पीछे ज्वाला और अनिल अपना अपना मोर्चा संभाले खड़े थे, आंसू गैस के गोले फेंकते, शील्ड को उठा पत्थर और आग से खुद को बचाते। ये सब लोग खुद को और पुलिस स्टेशन को बचाने की भरसक कोशिशें कर रहे थे। हिफाजत की पहली कड़ी के रूप में खड़ी एक पुरानी जीप के धुआं हो जाने के बाद अब अंदर आने का रास्ता खुल चुका था। धमाके के झन्नाटे से कुछ सुन पाते उससे पहले उस आग के कुछ बहादुर सिपाही ऊपर वाले का पाक नाम लेते हुए बुजदिली करने कूद पड़े थे। मुंह में सिगरेट फंसाए अनल लाठियां और टीयर गैस चला मुस्कुराते हुए आग को काबू कर रहा था। वही ज्वाला अपनी नाम सी प्रचंडता के साथ इस आग पर ताबड़तोड़ लाठियों की बारिश कर रहा था। आतिश बौखलाया हुआ ज्वाला की ओर एक हाथ में सरिया और दूसरे हाथ में पत्थर लिए बढ़ चला था। आग के कुछ हाथों ने ज्वाला के बाल पकड़ उसे राख करने की कोशिश जारी रखी। तब अनल ने अपनी लाठी भांज इस आग को थोड़ा शांत किया। अरे मुझे छोड़ो, अपना काम करो, ज्वाला ने हुंकारते हुए अपनी बैटन, शील्ड और गुस्सा संभालते हुए कहा। वही कर रहा हूं मैं, अनल सिगरेट के कश लेते हुए आग को संभालते हुए जवाब दे ही रहा था कि एक पत्थर अनल के सर पर आकर लगा। वो अपना संतुलन खो जमीन पर गिर पड़ा, और ज्वाला ने जैसे नजर घुमाकर देखा तो बिफरे सांड सा थूथन फुलाता आतिश दूसरी ओर खड़ा था। ज्वाला ने ना आव देखा ना ताव और दौड़कर आतिश पर कूद पड़ी। ज्वाला के थप्पड़, घूसों, लाठियों के आगे आतिश ज्यादा देर टिक नहीं पाया और उस जलती जीप के पास लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ज्वाला की आंखों से गुस्से की पट्टी हटी तो उसने देखा कि आग ने अपने सारे हाथ पीछे की ओर खींच लिए और एक पल को सब शांत हो गया। पर यह शांति 2 पल को भी नहीं टिक सकी। उस आग का हर हाथ हाथ में बोतल बम लिए खड़ा था, और बस गिनती के खत्म होने पर इस नफरत की आग में सब कुछ निगलने को तैयार खड़ा था। ज्वाला और उसके साथ के सभी लोगों के पैर बर्फ की तरह जम गए थे। ये आग उन तक पहुंचने ही वाली थी कि तभी राहत के रूप में वाटर कैनन की फुहारें इस आग को रोकने पहुंच चुकी। देखते ही देखते बैकअप टुकड़ियां, फायरिंग परमिशन और एम्बुलेंस के साथ पहुंच अपना मोर्चा संभालने लगी, और ये आग भी पीछे हटते हुए ठंडी पड़ने लगी। एम्बुलेंस वालों ने आधे होश में अनिल को एम्बुलेंस में बैठाया और बाकी घायलों को भी अलग अलग एम्बुलेंस में बैठा वो ज्वाला की ओर पहुंचे। अरे छोड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप औरों की मदद करो, ज्वाला ने अपनी स्थिति संभालते हुए कहा। एक बार आप खुद को देखिए, आपको मदद की ज़रूरत है, एम्बुलेंस वाले भैया ने बहुत प्यार से कहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप औरों की मदद करिए ना, मेरे को काम करने दीजिए। ज्वाला उनसे बहस कर ही रही थी कि उसके सर से लाल रंग की एक बूंद उसके हाथ पर आ गिरी, और तब ज्वाला का ध्यान अपने हाथ पर गया। तब ज्वाला की आंखों ने और उसके गहरे दर्द ने बताया कि हाथ पर गहरा घाव है और सिर भी थोड़ा जख्मी सा है। नानकुर करने के बाद वो अस्पताल चलने को तैयार हो गई। एम्बुलेंस की ओर जाते वक्त ज्वाला की नज़रें अधमरे आतिश पर पड़ी। एक बारगी तो वो उसको छोड़ आगे बढ़ गई, फिर ना जाने उसके फर्ज ने या फिर उसकी इंसानियत ने उसके कदम आतिश की ओर बढ़ा दिए और वो उसे भी अपने साथ ले गई। अंधेरे से उजाले में आती आतिश की आंखों ने खुद को एक एम्बुलेंस में पाया। अपने लड़खड़ाते होश को वो जैसे तैसे संभाल ही रहा था
कि उसने ज्वाला को अपने पास बैठा देखा। ज्वाला को देखना भरी था कि आतिश सुलग पड़ा। वो ज्वाला पर लपक ही पड़ा था कि उसके हाथ और पैरों पर बंधी पट्टियों ने उसे पीछे खींच लिया। सालिक, तू हाथ खोल, फिर बताता हूं तुझको तेरी औकात। हाथ बांधने की मेरी माँ, आतिश ने बिफरते हुए कहा। साले तू बताएगा बहन। ये चिल्लाते हुए अनल को छोड़ ज्वाला ने आतिश को एक जोरदार चाटा जड़ दिया। साले माँ, तुम हो ही इसी लायक। कुछ पसंद नहीं आया तो आग लगा दोगे, तोड़फोड़ कर दोगे। अगर तुमको मालूम नहीं, ये सब तुम्हारे पैसों से ही बनता है। और पता नहीं मेरी क्या मती मारी गई थी, पता नहीं तुमको क्यों बचाया, वही सड़ने देती कुत्ते की तरह। इस देश में कायदा कानून भी है। कुछ पसंद नहीं आता तो कोर्ट जाओ, पुलिस में कंप्लेंट करो, शांति से प्रोटेस्ट भी करो। पर तुमको तो फैंटम बनना है। तुमको इससे फर्क नहीं पड़ता किसी को न्याय मिलता है कि नहीं, बस तुमको आग लगानी है। ज्वाला का गुस्सा ज्वालामुखी सा फट पड़ा। काहे का कायदा, काहे का कानून और काहे की पुलिस, ये सब मिले हुए थू बिके हुए। जहाँ रेप करने वाले, खून करने वाले नेता बने बैठे हैं और मासूम लोग जेल में सड़ रहे हैं, वहां तुम न्याय दिलाओगी? थू। आतिश ने अपना गाल मलते हुए कहा। और तू कौन सी न्याय की देवी है? तू भी इन्हीं नेताओं की एक है। आतिश की आंखों में आग धधक रही थी। ज्वाला का हाथ गुस्से में आतिश की ओर बढ़ रहा था। अब ज्वाला की रगों में गुस्सा नहीं, उसका जुनून दौड़ रहा था। वो जुनून जो उसके संघर्ष में साथ था, जो चीख चीख कर कह रहा था कि वो इन सबसे अलग है। वो ये बंदरबाट का हिस्सा बनने नहीं है, ये बल्कि वो इस बंदरबाट को बदलने आई है। ज्वाला का जुनूनी हाथ आतिश के नकली गुरूर और उसके चेहरे को बिगाड़ने ही वाला था कि किसी ने उसे रोक लिया। ज्वाला ने नजरें घुमाकर देखा तो स्ट्रेचर पर आधे लेटे अनल ने उसका हाथ रोक लिया। मेरा हाथ छोड़ दो अनल। जाने दो, ये तुम्हारे गुस्से के लायक नहीं। अनल ने ज्वाला के उबाल पर ठंडे पानी के छींटे मारने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूं। तुम नहीं समझोगे, कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। मैंने क्या 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 देखा है। हाँ, कोई नहीं समझता और ना ही कोई जानता है, क्योंकि तुमने कभी किसी को बताया ही नहीं। अनल ने ज्वाला को बीच में ही रोक देखा। हमने क्या क्या सहा है, कौन सी जिंदगी जी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी हर किसी के साथ कोई ना कोई नाइंसाफ़ी तो करती ही है, और ज़्यादा और कम सब अपना अपना गम पी ही रहे हैं, अपनी लड़ाइयाँ लड़ ही रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार, किसी को सम्मान, तो किसी को बस अपनी नफ़रत के लिए शाबाश। अनल भारी सांस भरते हुए अपनी नज़रों से ज्वाला और आतिश को देख रहा था। ये अनल की तीखी नज़रों का असर था या उसकी बातों का, कि ज्वाला और आतिश कुछ ठंडे पड़ उसे सुनने लगे थे। कभी सोचा है कि तुमको सिर्फ तुम्हारे नाम और रंग की वजह से तुमको इंसान ना माना जाए? ये चीज़ मैंने हर रोज़ जी है। गांव में मंदिर जाने का समय है, सब ऊंचे लोग जाएंगे, उसके बाद तुम जाना। हैंडपंप से पानी लेने के लिए जल्दी जागना है और उसको मांझ कर छोड़ना है, क्योंकि तुम्हारे हाथ लगे से बड़े लोग पिएंगे तो वो इंसान नहीं रहेंगे। और हाँ, कभी कभी इन ऊंचे लोगों का मूड हुआ तो कुटाई भी खानी पड़ेगी। जैसे तैसे पढ़ लिख कर पुलिस में भर्ती हुआ तो इस वर्दी की वजह से पहली बार इंसान का दर्जा मिला। पर मैंने कभी हंसना नहीं भूला, क्योंकि मैं ये नफरत खत्म करने निकला हूं, और ये नफरत से खत्म नहीं होगी। और मैंने भी अगर अपने अंदर कड़वाहट के बीज बोली है तो मैं उन लोगों को जिता दूंगा, या यूं कहूं, उन लोगों में और मुझ में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। ये बात सुन ज्वाला की नजरें नीची हो गई। वो पहले अनल को बाप की सिफारिश पर नौकरी लगने वाला समझती थी, पर उसके हिस्से में भी संघर्ष कम ना था, वो उसे आज समझ आया। अरे इससे मुझको क्या, हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। हमारे धन का मजाक उड़ाते हैं, वो तो भला हो हमारे समझदार लोगों का जो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आतिश ने अपना आखिरी दाव खेलते हुए कहा। सही सही, एकदम सही।
तुम्हारे नेता सही, तुम्हारा गुस्सा सही। पर एक बात बताओ, तुम्हारे नेता तो नहीं दिखाई दिए आज कहीं? अरे वो तो बिजी होंगे, तो उनके बेटे पोते यहाँ तक कि मुंह बोले रिश्तेदार भी कहीं नजर नहीं आए। ये तुम लोगों को ही बोलते हैं कि 1400 साल पुरानी पढ़ाई करो। इनके तो सब बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं। अगर ये तुम्हारा गुस्सा ही था तो ये पेट्रोल बम, ये सरिया लाठी कहाँ से आए? उन्हीं के लोगों ने दिए ना तुम्हें, दिए कि नहीं दिए? ये वो लोग हैं जो बरसों पुरानी बातों पर आज नफरत फैला रहे हैं। इन्हें तुमसे नहीं, बर्बादी और खुद की ताकत से मतलब है। अगर इस ताकत के लिए तुमको हलाल भी करना पड़े तो ये कर देंगे। और इनका बस चले तो ये अपने मतलब के लिए अपना मजहब भी बेच देंगे। तुम अगर मोहल्ले में आग लगाओगे तो तुम्हारा घर भी नहीं बचेगा। ये नफरत की आग नफरत ही फैलाती, और अगर ये पूरी कायनात भी निकल ले तो उसके बाद भी नहीं बुझती। ये बात कहते कहते अनिल खांसते खांसते दोहरा होने लगा। शायद वो ढंग से सांस नहीं ले पा रहा था। ऐसा लगा कि वो स्ट्रेचर से नीचे गिर जाएगा, तो ज्वाला ने उसे थाम लिया और स्ट्रेचर पर लेटा दिया। वो कुछ और भी बोलना चाहता था, पर ज्वाला की आंखों ने उसको इसकी मंजूरी ना दी। मुंह लटकाए कोने में सर रख आतिश बाहर की ओर देख रहा था, और देखते देखते वो अनल की कही हर बात को सोच रहा था। एम्बुलेंस और अपनी अक्ल पर पड़े पर्दे के हटने पर आतिश बाहर झांकने लगा था। सड़क आग और पानी की लड़ाई से जूझ रही थी। यहाँ तक कि जो आग का मजहब था वो अपने ही मजहब के लोगों को निगल रही थी, जो उनको रोक रहे थे, जो उनको मना कर रहे थे। आतिश का दिल बैठा जा रहा था। ये वो पल था जब आतिश ये समझ पा रहा था कि उसकी जिंदगी भर की नफरत तो बस एक खोखला हथियार था, जो कभी इस हाथ तो कभी उस हाथ खेलता ही जा रहा था। वो ज्वाला जिसको वो अपना दुश्मन मानता था, उसने उसकी जान बचाई, और जिनको वो अपना दोस्त मानता था, जिन्होंने उसके हाथ में लाठी, पेट्रोल बम और नफरत थमाई थी, वो तो उसे वहीं मरता छोड़ गए थे। जिन किताबों की दुहाई पर ये आग भड़के आई गई थी, उन किताबों ने तो इंसानियत और प्यार को ही सबसे बड़ी पूजा बताया था, और शायद ताकत की प्यास में वो पन्ने कभी पलटे ही नहीं। इस सोच विचार में एम्बुलेंस हॉस्पिटल आ चुकी थी। आग और पानी की इस लड़ाई से उठे जलजले को रोकने के लिए कुछ इंसान हाथ से हाथ जोड़े, कड़ी बनाए इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए खड़े थे। मंदिर मस्जिद टूट जाने के बाद शायद उस बनाने वाले के लिए शहर में यह हॉस्पिटल ही एक जगह बची।